एक सांसद का असल में काम क्या होता है? दिल्ली में देश के लिए बड़े-बड़े कानून बनाना या फिर अपने इलाके की मान लीजिए टूटी सड़क बनवाना? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। और यही सवाल हमें सीधा एक बहुत बड़ी और उतनी ही कह सकते हैं विवादित योजना के दरवाजे पर ले आता है। MPLADS। MPLADS यानी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। बिल्कुल। और ये आजकल फिर से चर्चा में है। एक नया विवाद खड़ा हो गया है कि कुछ सांसद अपना फंड अपने गृह राज्य से बाहर खर्च कर रहे हैं। हाँ, और इसे कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए किया गया दुरुपयोग भी बता रहे हैं। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हमारे पास जो भी स्रोत हैं, उनके आधार पर हम इस योजना की गहराई से पड़ताल करेंगे। ये क्यों बनी, ये काम कैसे करती है और सबसे जरूरी, भारतीय लोकतंत्र के लिए इसके मायने क्या हैं। चलिए तो फिर एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। MPLADS का पूरा नाम तो आपने बता ही दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इससे दिसंबर 1993 में PV नरसिम्हा राव सरकार ने शुरू किया था। 1993? अच्छा, मतलब भारत में आर्थिक सुधारों के ठीक बाद का दौर। उस वक्त ऐसी योजना की जरूरत क्यों महसूस हुई? ये एक बहुत दिलचस्प संदर्भ है। उस दौर में सांसदों पर अपने क्षेत्रों में विकास दिखाने का एक तरह से बहुत दबाव था। हाँ, वो तो होता ही है। बड़ी बड़ी योजनाएं तो थीं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो छोटी छोटी जरूरतें होती हैं, जैसे किसी गांव में एक हैंडपंप लगवाना है, हाँ, या एक छोटा सामुदायिक भवन बनाना है, उसके लिए अक्सर फंड नहीं होता था। बिल्कुल। तो ये योजना एक तरह से सांसदों को एक जरिया देने के लिए लाई गई, जिससे वे अपने क्षेत्र के लोगों को सीधे तौर पर कुछ ठोस काम करके दिखा सकें। अच्छा, और इसके लिए पैसा कितना मिलता है? देखिए, शुरुआत में तो रकम काफी कम थी, लेकिन आज हर सांसद को हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। 5 करोड़ हर साल? जी, हर साल। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका सीधा सा मतलब है कि सारा पैसा दिल्ली से आता है, केंद्र सरकार की तिजोरी से। मतलब राज्यों को कुछ नहीं देना पड़ता? कुछ भी नहीं। 5 करोड़ रुपए हर साल। और देश में करीब 790 सांसद हैं। ये तो लगभग 4,000 करोड़ रुपए सालाना हो गए। हाँ, ये बहुत बड़ी रकम है। और मैंने सुना है कि ये फंड नॉन लैप्सेबल भी होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई सांसद एक साल में अपने 5 करोड़ खर्च नहीं कर पाता है, अच्छा। तो वो पैसा जीरो नहीं होता। अच्छा। वो अगले साल के खाते में जुड़ जाता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि काम सिर्फ इसलिए न रुके क्योंकि मान लीजिए मार्च का महीना आ गया और वित्तीय वर्ष खत्म हो गया। और इस पूरी योजना की देखरेख कौन करता है? इसकी देखरेख सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MoSP करता है। ठीक है, तो मतलब हर सांसद के पास हर साल 5 करोड़ का फंड है। पर ये पैसा खर्च कैसे होता है? क्या सांसद को एक चेक मिल जाता है और वो जैसे चाहे खर्च कर सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर इस योजना की सबसे जरूरी और सबसे विवादित बात सामने आती है। वो क्या है? पैसा सांसद के हाथ में या उनके बैंक अकाउंट में कभी नहीं आता। प्रक्रिया ये है कि सांसद अपने क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से कामों की सिफारिश करते हैं। सिर्फ सिफारिश? तो फिर काम करवाता कौन है? काम जिला प्राधिकरण मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या DM करवाते हैं। अच्छा। सांसद अपने पसंदीदा कामों की एक लिस्ट बनाकर कलेक्टर को देते हैं। फिर कलेक्टर का ऑफिस ये जांचता है कि जो काम सुझाए गए हैं वो MPLADS के दिशा निर्देशों के दायरे में आते हैं या नहीं। जैसे? क्या नहीं करवा सकते? जैसे आप इस फंड से कोई धार्मिक स्थल नहीं बनवा सकते या किसी निजी संस्था को फायदा नहीं पहुंचा सकते। अगर काम नियमों के तहत सही पाया जाता है तो कलेक्टर ही उसे सरकारी एजेंसियों के जरिए पूरा करवाते हैं और ठेकेदारों को पेमेंट भी वहीं से होता है। लेकिन कहने को तो ये सिर्फ सिफारिश है, पर जमीनी हकीकत क्या होती होगी? क्या कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक सांसद की सिफारिश को आसानी से मना कर सकता है? एक अनदेखा राजनीतिक दबाव तो रहता ही होगा। निश्चित रूप से। और इसी बारीकी की वजह से ये योजना एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई से बच पाई। कानूनी लड़ाई? हाँ, 2010 में भीम सिंह बनाम भारत संघ मामले में इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। किस आधार पर? मुख्य दलील ये थी कि ये योजना शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत के खिलाफ है। अच्छा, मतलब जो सांसद विधायिका यानी लेजिस्लेचर का हिस्सा हैं और जिनका काम कानून बनाना है, वो कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव का काम क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल यही दलील थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि सांसद की भूमिका सिर्फ सिफारिश करने तक ही सीमित है
और फंड को मंजूर करने और काम को लागू करने की सारी शक्तियां जिला प्राधिकरण यानी कार्यपालिका के पास हैं। इसलिए ये शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन नहीं है। मतलब अदालत ने इसकी बनावट को तो संवैधानिक मान लिया। हाँ, बनावट को मान लिया। बनावट तो ठीक है, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर तो हमेशा सवाल उठते रहे हैं। और हाल का विवाद, ये अपने राज्य के बाहर फंड खर्च करने वाला मामला क्या है? देखिए, 2023 में नए दिशा निर्देश आए। उनके अनुसार लोकसभा का कोई भी सांसद राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के नाम पर अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर देश में कहीं भी हर साल 25 लाख रुपए तक के काम की सिफारिश कर सकता है। सिर्फ 25 लाख? सामान्य हालात में, हाँ। लेकिन अगर देश में कहीं गंभीर प्रकृति की आपदा आ जाए, जैसे बाढ़ या भूकंप, तो ये सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक की जा सकती है। अच्छा। हालिया विवाद इसी प्रावधान को लेकर है। आरोप ये है कि कुछ सांसद इस नियम का इस्तेमाल आपदा राहत के लिए नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों में अपने राजनीतिक समर्थकों या करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। और शायद यहीं पर वो संघवाद, फेडरलिज्म का सवाल भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि तब तो वो सांसद न सिर्फ अपने क्षेत्र के स्थानीय निकायों को बाईपास कर रहा है, बल्कि किसी दूसरे राज्य के अधिकार क्षेत्र में भी दखल दे रहा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये इस योजना का सबसे गहरा और जटिल पहलू है। एक तरफ इसके समर्थक कहते हैं कि ये योजना उन छोटे छोटे विकास के कामों को तेजी से पूरा करती है जो बड़ी सरकारी योजनाओं की फाइलों में दबे रह जाते हैं। कोई उदाहरण दे सकती हैं? बिल्कुल। मान लीजिए गांव है जहां स्कूल तो है पर लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है। इस वजह से लड़कियां स्कूल छोड़ रही हैं। अब ये काम किसी बड़ी राज्य सरकार की योजना में शायद सालों तक अटका रहे, लेकिन MPLADs के तहत सांसद की एक सिफारिश पर ये कुछ महीनों में बन सकता है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी काम है। उस गांव के लिए तो ये फंड किसी संजीवनी से कम नहीं है। सही बात है। ये तो इसका सकारात्मक पक्ष हुआ जी। लेकिन जो टकराव वाली बात है वो क्या है? टकराव ये है कि ये योजना सीधे तौर पर संविधान के 73वें और 74वें संशोधन की भावना के खिलाफ जाती है। अच्छा। इन संशोधनों का मकसद था सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं को मजबूत बनाना और उन्हें स्थानीय विकास की जिम्मेदारी देना। हाँ, और संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची में तो बाकायदा लिस्ट है कि कौन से काम स्थानीय निकायों को करने हैं। सड़कें, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र। बिल्कुल। तो मतलब हम एक ही संविधान के तहत 2 अलग-अलग सिस्टम चला रहे हैं। एक तरफ हम शक्ति को गांव और शहरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ MPLADs के जरिए उसी शक्ति को वापस सांसदों के हाथ में दे रहे हैं। यही इसकी सबसे बड़ी आलोचना है। ये तो डिजाइन में ही एक टकराव लगता है। दूसरा, प्रशासनिक सुधार आयोग यानी सेकंड ARC अपनी रिपोर्ट में इसे साफ तौर पर कह चुका है। उनका मानना था कि MPLADs स्थानीय स्व सरकारों को कमजोर करता है और जिला स्तर पर एक समानांतर व्यवस्था खड़ी कर देता है। सही कहा। जिला योजना समितियों का काम है कि वे पूरे जिले के लिए एक मास्टर प्लान बनाएं, लेकिन सांसद अक्सर उस प्लान से बाहर जाकर अपने फंड से काम करवाते हैं। इससे संसाधनों का दोहराव होता है, अव्यवस्था होती है। इसके अलावा और क्या बड़ी चुनौतियां हैं? मैंने फंड का इस्तेमाल ना हो पाने के बारे में भी काफी सुना है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी और पुरानी समस्या है। आंकड़े बताते हैं कि फंड का एक बड़ा हिस्सा बिना खर्च हुए पड़ा रहता है। जैसे 17वीं लोकसभा में लगभग 16% फंड खर्च ही नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्यों? इसके कई कारण हैं। कभी-कभी सांसद समय पर सिफारिशें नहीं भेजते, तो कभी जिला प्रशासन के पास स्टाफ की कमी होती है, या फिर वो जो नौकरशाही की प्रक्रिया है वो इतनी धीमी होती है कि कामों को मंजूरी मिलते मिलते ही महीनों लग जाते हैं। और पारदर्शिता का क्या? मतलब ये कैसे सुनिश्चित होता है कि जो पैसा खर्च हो रहा है वो सही जगह लग रहा है, काम की क्वालिटी अच्छी है? ऐतिहासिक रूप से ये एक बड़ी चिंता रही है। पहले तो ये पता लगाना भी मुश्किल था कि पैसा कहाँ गया। भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। कोई सोशल ऑडिट जैसी व्यवस्था नहीं थी। कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। हालांकि अब सरकार इस दिशा में कुछ कदम उठा रही है। हाल ही में ई-साक्षी नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। अच्छा, ये पोर्टल क्या करता है? इसका मकसद पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। सांसद अपनी सिफारिशें ऑनलाइन भेजते हैं, मंजूरी भी ऑनलाइन मिलती है और काम की प्रगति को भी ट्रैक किया जा सकता है। ये तो अच्छा है।
इसमें जियो टैगिंग का भी प्रावधान है ताकि कोई भी नागरिक देख सके कि असल में काम जमीन पर हुआ है या सिर्फ कागजों पर। तो एक अच्छी पहल है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी सख्ती से लागू किया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, इस योजना में समाज के कुछ खास वर्गों जैसे अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए भी कोई प्रावधान है? हाँ, ये इसका एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक पहलू है। दिशा निर्देशों के अनुसार हर सांसद को अपने फंड का कम से कम 15% हिस्सा अनुसूचित जाति यानी एससी की आबादी वाले इलाकों में और 7.5% और 7.5% हिस्सा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की आबादी वाले इलाकों में खर्च करना अनिवार्य है। ये एक तरह से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की कोशिश है। और उन सांसदों का क्या जिनका कोई एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता, जैसे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य? हाँ, ये भी एक दिलचस्प व्यवस्था है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, जिन्हें राष्ट्रपति नामित करते हैं, वो देश के किसी भी हिस्से में विकास कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। इसका उद्देश्य भी शायद वही राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। बिल्कुल। और उन जरूरतमंद इलाकों तक पहुंचना है जहां शायद ध्यान नहीं जा रहा हो। तो इस पूरी चर्चा को देखते हुए आगे का रास्ता क्या है? क्या इस योजना को खत्म कर देना चाहिए, जैसा कि कई विशेषज्ञ कहते हैं, या इसमें सुधार की गुंजाइश है? देखिए, इसे पूरी तरह खत्म करना राजनीतिक रूप से बहुत मुश्किल है। कोई भी सांसद अपने हाथ से ये ताकत जाने नहीं देना चाहेगा। ये तो है। इसलिए ज्यादातर चर्चा सुधारों पर ही होती है। सबसे बड़ा सुधार तो ये हो सकता है कि MPLADs के कामों को जिला योजना समिति के मास्टर प्लान के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। मतलब सांसद अपनी मर्जी से कहीं भी कुछ भी ना बनवाएं, हाँ, बल्कि जो काम जिले की जरूरत के हिसाब से पहले से तय है, हाँ, उसी के लिए फंड दें। ठीक। इससे दोहराव रोकेगा और एक दूसरे के काम में दखल देने की बजाय मिलकर काम होगा। बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव है अनिवार्य सोशल ऑडिट का। सिर्फ सरकारी ऑडिट नहीं, बल्कि स्थानीय समुदाय को ये अधिकार दिया जाए कि वो कामों की गुणवत्ता और उपयोगिता की जांच करे। जब जनता खुद निगरानी करेगी तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो जाएगी। सही बात है। और तीसरा, तकनीक का भरपूर इस्तेमाल, जैसा कि ई-साक्षी पोर्टल से करने की कोशिश हो रही है, ताकि हर एक रुपया कहाँ जा रहा है ये सबकी नजरों के सामने हो। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो MPLADS एक ऐसी योजना है जो स्थानीय विकास की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के एक नेक इरादे से शुरू हुई थी जी। लेकिन समय के साथ ये शक्तियों के पृथक्करण, संघवाद और पारदर्शिता जैसे कई बड़े और पेचीदा सवाल खड़े करती है। बिल्कुल, ये एक दोधारी तलवार है। एक तरफ ये उन कामों को गति देती है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ ये स्थानीय सरकारों की भूमिका को कमजोर करती है और फंड के सही इस्तेमाल न होने जैसी गंभीर चुनौतियों से भी जूझ रही है। इस संतुलन को साधना ही सबसे बड़ी चुनौती है और शायद ये हमें वापस उसी बुनियादी सवाल पर ले आती है जिससे हमने शुरू किया था कि हम एक सांसद को किस भूमिका में देखना चाहते हैं, एक कानून निर्माता या एक स्थानीय क्षेत्र का विकासक। और इसी से जुड़ा एक विचार मैं हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए, अगर हम संविधान के 73वें और 74वें संशोधन की भावना को सही मायनों में लागू कर दें, अगर हमारी पंचायतें और नगरपालिकाएं आर्थिक और प्रशासनिक रूप से इतनी मजबूत और आत्मनिर्भर हो जाएं कि वे अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत खुद पूरी कर सकें, तो क्या हमें MPLADS जैसी किसी योजना की जरूरत ही पड़ेगी? ये सवाल शायद इस योजना के भविष्य की असली दिशा तय करता है।